बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायोएनर्जेटिक्स पार्ट 3A एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 3 के कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसको 2 हिस्सों में वीडियो बनाई है। पार्ट 3A की वीडियो में मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन, और पार्ट 3B में मैं एक्सप्लेन करूंगी लाइट रिएक्शन के जो 2 स्टेप हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फॉर्मेशन ऑफ ATP। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होते हैं और ये दोनों रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अब ये 2 रिएक्शन कौन से होते हैं? पहला रिएक्शन कहलाता है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जबकि दूसरा रिएक्शन कहलाता है डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस होते हैं दिन के टाइम पे, लेकिन फर्क ये होता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये डिपेंड करते हैं लाइट पर, जबकि दूसरा यानी डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये डिपेंड नहीं करते लाइट पर। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस होते कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी इसके बाहर होती है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मौजूद होते हैं थैलेकॉइड्स। जब बहुत सारे थैलेकॉइड्स जो है मिलकर बनाते हैं ग्रेनम, यानी स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स को हम क्या कहते हैं, या ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स को कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक्वस स्पेस से भरा हुआ होता है, यानी एक्वस यानी लिक्विड पोर्शन से जो भरा हुआ पोर्शन होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं इस वाले पोर्शन में, यानी थैलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, जबकि ये जो स्ट्रोमा है यानी एक्वस वाला पोर्शन है इसमें होता है डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस के दौरान क्लोरोफिल और दूसरी मॉलिक्यूल्स लाइट को कैप्चर करते हैं और इसके कुछ हिस्से को कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में। फिर ये स्टोर हो जाता है ATP और NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन यानी कैरियर मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर स्ट्रोमा में यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं ये केमिकल एनर्जी को और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन के दौरान डायरेक्ट लाइट यूज हो रही है। ठीक है, और फिर ये लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, जबकि आप देख रहे हैं कि डार्क रिएक्शन में जो कि स्ट्रोमा में हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी डायरेक्ट यूज नहीं हो रही बल्कि केमिकल एनर्जी को यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, यानी लाइट जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में इसमें मौजूद है। डायरेक्ट फॉर्म में जो है वो लाइट रिएक्शन में मौजूद है, जबकि इनडायरेक्ट फॉर्म में डार्क रिएक्शन में मौजूद है। जो एनर्जी यहाँ से आई है लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, जबकि केमिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है इस स्ट्रोमा में। ठीक है, यानी ये इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि लाइट और जो डार्क रिएक्शन है ये दोनों ही दिन के टाइम पे होते हैं, लेकिन डायरेक्ट लाइट जो है इन्वॉल्व होती है वो लाइट रिएक्शन में, जबकि इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है वो डार्क रिएक्शन में मौजूद होती है। पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शंस को, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। फोटोसिस्टम 1 यानी PS1, दूसरा फोटोसिस्टम 2 यानी PS2, तीसरा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स और चौथा ATPase कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को इन कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान, जिनमें शामिल है प्लास्टोक्विनोन PQ, दूसरा है प्लास्टोसाइनिन यानी PC, तीसरा है फेरोडॉक्सिन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, बाहर वाला पोर्शन इसका स्ट्रोमा है और अंदर है थैलेकॉइड ल्यूमन। 4 कॉम्प्लेक्सेस में पहला ये देख सकते हैं आप, ये है फोटोसिस्टम 1, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है फोटोसिस्टम 2
ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, जो कि प्रोटीन बाउंडेड मेम्ब्रेन है। और चौथा है ATPase सिंथेस, जो कि एंजाइम है। इसके अलावा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी इनमें मौजूद है, जिसमें पहला है प्लास्टोक्विनोन PQ, दूसरा है प्लास्टोसाइनिन यानी PC, और तीसरा है फेरोडॉक्सिन यानी FD। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन दो रीजन्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, थैलेकॉइड जो है वो ये एक थैलेकॉइड दूसरे के ऊपर अटैच है, राइट। अच्छा देखें, यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर अटैच है, ये अटैच वाला रीजन कहलाता है एप्रेस्ड रीजन, ठीक है। और जो रीजन एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड से फ्री है, जिस रीजन में देखें, जैसे ये वाला है, यहाँ है, यहाँ पे दूसरा थैलेकॉइड यहाँ पे अटैच नहीं है, और ये वाले रीजन में दूसरा थैलेकॉइड अटैच नहीं है, जबकि ये वाले रीजन में नहीं है, तो ये रीजन्स कहलाते हैं नॉन एप्रेस्ड थैलेकॉइड। जो रीजन में एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड से अटैच है, यानी ये वाला सेंटर वाला रीजन, ये कहलाएगा एप्रेस्ड थैलेकॉइड, ठीक है। तो ये जो नॉन एप्रेस्ड वाला रीजन है, ठीक है, जो जहाँ पे एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड से कांटेक्ट में नहीं है, नॉन एप्रेस्ड कहलाता है। तो यहाँ पे मौजूद होता है फोटोसिस्टम 1 और ATPase सिंथेसिस, ठीक है। यानी फोटोसिस्टम 1 और ATPase सिंथेसिस जो है वो नॉन एप्रेस्ड रीजन में पाए जाते हैं, जबकि फोटोसिस्टम 2 और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LCH2, ये दोनों जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एप्रेस्ड रीजन, यानी ये थैलेकॉइड के ये वाले रीजन में पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम 2 और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा इनमें साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरी मेम्ब्रेन में थ्रू आउट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब देखते हैं फोटो सिस्टम को। आपने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये एक एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी तरह बहुत सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और एरिया होता है जो कहलाता है रिएक्शन सेंटर, ये वाला है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है क्लोरोफिल A, जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है, यानी ये इन एंटीना कॉम्प्लेक्स में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन जो रिएक्शन सेंटर की क्लोरोफिल होता है वो इनसे डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। और कलर में भी आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट है इन सारे क्लोरोफिल से, ठीक। इसके अलावा इसमें रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी मौजूद होता है, ठीक है। अब होता कैसे क्या है, इसमें जैसी लाइट एनर्जी पास होती है पिगमेंट्स में पहुंचती है, तो ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे में और फिर तीसरे में। इस तरह ये ट्रांसफ़र जब तक होते रहती है जब तक ये क्लोरोफिल A में ना पहुंच जाए, ठीक है। फिर एनर्जी जैसे ही क्लोरोफिल A में पहुंचती है तो क्लोरोफिल A के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। इनको तवानाई ज़्यादा मिलने की वजह से ये एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, वो निकल जाता है बाहर अपनी जगह से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है और फिर इसको एक्सेप्ट कौन करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लोरोफिल A के जो मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर में फोटोसिस्टम 1 में, इनमें मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो तकरीबन 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है, ठीक है। इसके और फोटोसिस्टम 2 जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है तकरीबन 680 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 में जो है वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो 700 नैनोमीटर है, जबकि फोटोसिस्टम 2 की 680 नैनोमीटर है। इस तरह इन रिएक्शन सेंटर्स को हम P700 और P680 भी कह सकते हैं। थैंक यू।